Hello students, a warm welcome to our session. Today we will discuss about current affair of November week 1. आज हम लोग बात करने वाले हैं नवंबर वीक 1 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छे तरीके से देखना है, समझना है और उसके साथ साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की जाए उसे बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट न्यूज के साथ। और आज का हमारा पहला न्यूज आता है ये, देखिएगा। द न्यूज इज, पहला न्यूज आता है हमारा ये, द एबाइक एबाइक रूरबन क्लस्टर इन द आइजोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम has become the first cluster to be completed under the श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। पहले तो हमें यह समझना है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन है क्या। देखो, नाम से ही पता चल रहा है रूरबन मिशन। रूरबन मतलब, रूरबन दो वर्ड से मिलकर बना। एक तो है ये रूरल और दूसरा कौन सा बना है, अर्बन। रूरल और अर्बन दोनों को मिला दिया तो इन्होंने बना दिया क्या, रूरबन। तो ऐसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इस योजना का मेन मोटिव क्या है, हमारे जो भी रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज की फैसिलिटी को पहुंचाना, द मेन मोटिव ऑफ रूरबन मिशन। ठीक है, तो ये रूरबन मिशन के तहत जो आइजोल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक क्लस्टर पड़ता है एबाइक, ठीक है, एबाइक रूरबन। एबाइक रूरबन क्लस्टर जो है वो अभी अभी पहला पहला क्लस्टर बना है, हैज बिकम द फर्स्ट क्लस्टर टू कंप्लीट, जिन्होंने कंप्लीट किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन को। तो याद रखना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के अंदर 48 प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाला अभी मिजोरम का ये क्लस्टर कौन सा बना है, एबाइक। तो ये इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे तो इसका मेन मोटिव इस क्वेश्चन को बताने का ये था कि एग्जाम में ना आपके डायरेक्ट आ जाए रूरबन मिशन इज एसोसिएटेड विद विच, तो आपका आंसर आना चाहिए रूरल एरियाज में अर्बन एरिया की फैसिलिटी को देने वाला जो प्लान है वो कौन सा है, रूरबन मिशन। कोई ऑप्शन में ऐसा मिलता जुलता आपको दिखेगा। ठीक है, चलो, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात यहाँ पर चल रही है अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट से इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिली है। नेक्स्ट देखो, अगला आता है डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर। श्रीवरी चंद्रशेखर, secretary department of science and technology, has inaugurated the first ASEAN India startup festival 2022 in Bogor, Indonesia। अभी हाल ही में नवंबर में हुआ पहला 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 आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल। आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल, ठीक है। ये पहली बात तो कहां पर हुआ, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल हुआ कहां पर, आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है, इंडोनेशिया के अंदर है। तो ये कहां पर हुआ, पहली बात तो ये होना चाहिए इंडोनेशिया में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आसियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में जकार्ता में है, लेकिन ये इंडोनेशिया में बोगोर नाम की जगह पर हुआ है। ठीक है, चलो इतना पता चल गया। अब आसियान के बारे में क्या क्या आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आसियान का भी नया मेंबर कंट्री बना था। नया मेंबर कंट्री कौन सा बना था आसियान का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात, यहां पर एक पॉइंट ये क्लियर हुआ, पहला इंडिया आसियान स्टार्टअप फेस्टिवल कहां पर, इंडोनेशिया के अंदर बोगोर में। दूसरा पॉइंट, आसियान का नया मेंबर कंट्री कौन सा बना है, ईस्ट ताइमोर। इसका 11th मेंबर कंट्री बना है ईस्ट ताइमोर। 11th मेंबर कंट्री बना किसका, आसियान का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 11th मेंबर कंट्री ऑफ आसियान ईस्ट ताइमोर। आसियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता में। उसके बाद आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल कहां पर हुआ है, इंडोनेशिया में। बस इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है इसके बारे में। फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े आज की क्लास के। एक तो पढ़ा सबसे पहला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के 48 प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाला मिजोरम का पहला क्लस्टर कौन सा बना है, एबाइक। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा है कि रूरबन मिशन का मेन मोटिव क्या है, रूरल एरियाज में अर्बन एरिया की फैसिलिटी को देना। फिर तीसरा पॉइंट पढ़ा, आसियान के अंदर अभी हाल ही में आसियान की प्रेसिडेंटशिप में अभी
इंडिया आसियान स्टार्टअप फेस्टिवल हुआ इंडोनेशिया के अंदर बोगोर में, जिसमें इंडिया की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया? इंडिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी श्रीवरी चंद्रशेखर ने। उसके साथ साथ अभी आसियान का नया मेंबर देश कौन सा बना है? वो बना है ईस्ट टाइमोर। और आसियान की फुल फॉर्म तो पता है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्लियर है? चलो फिर चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये तो हमें पहले से ही रटा हुआ है, ये वाला तो हमें पॉइंट पहले से ही रटा हुआ है कि जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस होता है, जिस दिन महात्मा गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया लौट कर आए थे, उस दिन की याद में मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, या मैं इसको NRI डे भी बोल सकता हूँ। कौन सा डे? NRI डे भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस NRI डे मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को। 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी लौट कर आए थे। ठीक है, अब मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका कह रहा हूं, ये इंडिया में ये कहां पर मनाया जाएगा? जो मैंने आपको पहले बताया था, इंदौर में इस बार इसका फेस्टिवल है। और इंदौर में कब से कब तक चलना है? 8th to 10th ऑफ जनवरी इसका फेस्टिवल चलना है मध्य प्रदेश इंदौर में। इसका थीम, इसमें चीफ गेस्ट, इसका थीम की बात करें, रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। फर्स्ट वर्ड याद रखना है, डायस्पोरा। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है, पता चल गया। अब उसके साथ साथ क्या पता होना चाहिए इसमें? चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट की बात करें तो गुयाना है ना, गुयाना नाम का जो देश है, गुयाना के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली क्या है? चीफ गेस्ट हैं। कौन से देश के हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली? ये कौन से देश के प्रेसिडेंट हैं? गुयाना के। ठीक है, कहां पर प्रवासी भारतीय दिवस का सेलिब्रेशन है? इंदौर मध्य प्रदेश में। प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या है? डायस्पोरा। क्या है? डायस्पोरा, रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। प्रवासी भारतीय दिवस होता कब है? 9th ऑफ जनवरी को, बिकॉज 9th ऑफ जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे। और इस डे को NRI डे भी कहा जाता है। ये 6 पॉइंट आपके क्लियर है। ठीक है, अब उसके साथ साथ गुयाना के बारे में एक और पॉइंट सुन लो। गुयाना ने ना, अब इंडिया में तो आए हुए थे गुयाना के राष्ट्रपति, तो उन्होंने कहा ऐसा करो, अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट तो मना ही रहे हैं, तुम्हें सभी को पता है 2023 FAO ने भी डिक्लेयर किया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स, है ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट मना रहे हैं। तो गुयाना के राष्ट्रपति ने इंडिया वालों को कहा ऐसा करो, हमारे देश में बहुत जमीन है, आओ और वहां पर माइलेट्स की पैदावार कर लो। देखो, गुयाना ने ऑफर किया 200 एकड़ लैंड इंडिया को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माइलेट्स। माइलेट्स की प्रोडक्शन के लिए गुयाना ने 200 एकड़ लैंड इंडिया को ऑफर किया है। गुयाना वही जिसके प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली या जब 9th ऑफ जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस में एज अ चीफ गेस्ट आए। ठीक है, पता चल गया आप लोगों को, ये दोनों के दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अब हमारे इस क्वेश्चन से 7 पॉइंट हो गए। कौन हमारा चीफ गेस्ट रहा है प्रवासी भारतीय दिवस पर, कौन से देश के प्रेसिडेंट थे वो, उसके साथ साथ इस बार प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा एडिशन है, कहां मनाया गया, थीम क्या है, और उसके साथ साथ उसी देश के प्रेसिडेंट ने इंडिया को कितना एकड़ लैंड माइलेट्स की पैदावार के लिए दिया, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स कब मनाया जाता है। ठीक है, देखो एक बात बताता हूं, हर एक क्वेश्चन को ना ऐसे पढ़ो कि उसको ऐसे निचोड़ दो, मतलब उसके आसपास का सारी की सारी चीजें कवर कर लो। जब उसके आसपास की सारी चीजें कवर हो जाएंगी ना, तो एग्जाम में कुछ भी आ जाए हमें पता होगा, क्योंकि हमें अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने आ गए कि एक डायरेक्शन है, वो यहां पर भी देखो, चलना सीधा है लेकिन देखना इधर भी है, देखना इधर भी है, ताकि कुछ यहां पर हमारा इंपॉर्टेंट ना रह जाए, ये भी इंपॉर्टेंट ना रह जाए। डायरेक्शन सीधी होनी चाहिए लेकिन यूनिवर्सल बनाकर अपने आप को। ठीक है, चलो, तो जैसे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की और हमारा अगला न्यूज क्या आता है। देखो,
यूनियन मिनिस्टर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी की बात चल रही है। अभी हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया रानीपुर टाइगर रिजर्व इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बिकम द 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो, आपको पता होना चाहिए इंडिया के अंदर अभी हाल ही में लेटेस्ट में कौन सा टाइगर रिजर्व बना है। तो ये आंसर आ गया। आज जो टाइगर रिजर्व बना है वो कौन सा बना है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए ये रानीपुर टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में बना है, आप कहोगे उत्तर प्रदेश में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बना है, आप कहोगे चित्रकूट में। चित्रकूट जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां पर इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व बना है जिसका नाम रानीपुर टाइगर रिजर्व है। क्या नाम है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो 53rd बना है, क्या लेटेस्ट में कोई और भी बना था क्या जो 52nd हो? बिल्कुल है, वो भी मैंने ऐड कर दिया। 52nd कौन सा बना था, रामगढ़ विषधारी। राजस्थान का रामगढ़ विषधारी जो बनाया गया था वो 52nd टाइगर रिजर्व बना था। 52nd रामगढ़ विषधारी कहाँ, राजस्थान में। 53rd ये कहां पर बना है, रानीपुर टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश, चित्रकूट। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। हाँ भाई, दोनों के दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर। पर्पल फेस्ट। हाँ भाई, पर्पल फेस्ट की बात चल रही है। पर्पल फेस्ट, बस पर्पल फेस्ट का नाम आते सारी आपके दिमाग में घोड़े दौड़ जाने चाहिए। पर्पल फेस्ट इज फॉर दिव्यांगजन, दिव्यांगों के लिए। हमारे गोवा के सीएम साहब ने अभी हाल ही में पर्पल फेस्ट का लोगो यहां पर अनवेल किया है, उद्घाटन किया है। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए पर्पल फेस्ट कहां पर होना है, कहां पर होना है, गोवा के अंदर। पर्पल फेस्ट किसके लिए होता है, वो होता है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए अभी हाल ही में पर्पल फेस्ट का आयोजन कौन कर रहा है, आंसर है गोवा। ठीक है, जैसे हर एक का अपना अपना कलर होता है। जैसे आप अगर बात करें, जैसे पिंक पुलिस स्टेशन है, ठीक है, पिंक 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 किसका कलर से आपको पता ही है कि गर्ल्स के लिए होता है, बॉयज के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक कलर नहीं होता है। ऐसे रेनबो, रेनबो ट्रांसजेंडर के लिए यूज होता है, हर एक वर्ड है। और वैसे ही पर्पल वर्ड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, याद रखना है पर्पल फेस्ट होना कहां पर है, गोवा के अंदर। कौन सा प्लेस है, गोवा के अंदर होना है। अब गोवा की बात चल रही है, तो गोवा की बात चल रही है तो गोवा से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन और देख लो। गोवा के अंदर दिसंबर में 8th to 11th ऑफ दिसंबर, 8th to 11th ऑफ दिसंबर गोवा के अंदर वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, पूरे वर्ल्ड लेवल पर आयुष से रिलेटेड, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, बेसिकली इसके अंदर आयुर्वेदा से रिलेटेड जो भी कह सकते हैं बड़े बड़े माने ताने पर्सनैलिटीज है वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ये वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस होना कहां पर है, गोवा में। आयुर्वेदा कांग्रेस गोवा में। ठीक है, ये भी पता चल गया। हर घर जल, हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट, पहला पहला हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट कौन सा बना है, सर वो भी गोवा बना है। हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट गोवा बना है। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति वर्कशॉप, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति, गति शक्ति बजट में बोला था ना पिछली बार निर्मला सीतारमन जी ने, गति शक्ति। गति शक्ति क्या था, जिसके अंदर रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, मतलब यात्रियों की और सामान की आवाजाही को बढ़िया तरीके से करने के लिए एक प्लान बनाया था, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। उसी के अंडर ही गति शक्ति यूनिवर्सिटी भी बनाई थी। वो पहले जो गुजरात के अंदर वो रेलवे वाली यूनिवर्सिटी होती थी, फिर उसका नाम चेंज करके गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया था, याद है ना। गति शक्ति जहां पर वर्ड आ जाए वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेट करेगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति वर्कशॉप वेस्टर्न और सेंट्रल जोन के लिए अभी अभी गोवा के अंदर बनाई गई है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख लो, पहले यहाँ पर गोवा के बारे में सारे पॉइंट दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पर्पल फेस्ट गोवा में। ठीक है, दूसरा पॉइंट,
वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस अभी हाल ही में कहां पर होनी है? गोवा में। पहला पहला हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट गोवा बना था। और गति शक्ति वर्कशॉप फॉर वेस्टर्न एंड सेंट्रल जोन, गति शक्ति वर्कशॉप फॉर वेस्टर्न एंड सेंट्रल जोन कहां पर बन रही है? गोवा के अंदर। तो ये सारे के सारे पॉइंट किससे रिलेट कर रहे हैं? गोवा से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? चलिएगा फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो हमारा रिलेट करता है एयरपोर्ट से। अब आपको पता ही है जब भी कोई क्वेश्चन किसी से रिलेट करता है तो पुराने वाले सारों को रिवाइज करना होता है ना? चलो अब यहाँ पर पहले तो एयरपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सारे पुराने फैक्ट दोबारा ही रिवाइज करते हैं। ठीक है, चलो देखो भाई हमारा अगला अगला जो पॉइंट आता है, नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में रीनेम किया है होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम चेंज करके डोनगी पोलो एयरपोर्ट कर दिया। हाँ भाई ध्यान से देखो, होलोंगी एयरपोर्ट हर बार तुम्हें मैं पढ़ाता था होलोंगी एयरपोर्ट कहां बन रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। मोपा एयरपोर्ट कहां बन रहा है? गोवा के अंदर। जेवर एयरपोर्ट कहां बन रहा है? नोएडा में, बताता था ना। अब यहाँ पर होलोंगी तो वैसे तुम्हें पता है होलोंगी एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है, बट बस इतना सा नाम याद रखो, होलोंगी एयरपोर्ट का नाम चेंज करके डोनगी पोलो के नाम पर रखा जा रहा है। डोनगी पोलो मीन्स, डोनगी मीन्स सन, पोलो मीन्स मून। ठीक है, डोनगी पोलो एयरपोर्ट अब होलोंगी एयरपोर्ट का नया नाम डोनगी पोलो एयरपोर्ट है, मतलब सन मून एयरपोर्ट। मैं कह सकता हूं सन मून एयरपोर्ट तो नहीं, लेकिन डोनगी पोलो वर्ड जरूर याद रखना है। डोनगी पोलो एयरपोर्ट कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। कौन से प्लेस पर? अरुणाचल प्रदेश में। चलो अब देखो कौन कौन से नाम रिसेंट में चेंज हुए। मैंने आपको कहा ना कि जब भी कोई एक पॉइंट आएगा उससे रिलेटेड सारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन। एक नाम चेंज हुआ, डोनगी पोलो एयरपोर्ट का, डोनगी पोलो एयरपोर्ट नाम रख दिया होलोंगी एयरपोर्ट का, एक पॉइंट चेंज हो गया। दूसरा, अभी मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम तात्या भिल जी के नाम पर रखा गया। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद शहर का नाम सांभाजी नगर रख दिया गया। ठीक है, उसके साथ साथ कर्नाटक के अंदर शिवामोगा एयरपोर्ट, कर्नाटक के अंदर शिवामोगा एयरपोर्ट आफ्टर द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड सीनियर बीजेपी लीडर बीएस येदुरप्पा। शिवामोगा एयरपोर्ट का नाम बीएस येदुरप्पा जी के नाम पर रखा गया। शिवामोगा एयरपोर्ट का नाम बीएस येदुरप्पा जी के नाम पर रख दिया गया। और ये तो पता ही है राजपथ, राजपथ का नाम चेंज करके सर कर्तव्य पथ रख दिया गया था। ठीक है, और उसके साथ साथ अभी अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस, कौन सा? अक्षरधाम एक्सप्रेस। उसके साथ साथ यूपी के अंदर दो प्लेसेस का नाम चेंज कर दिया, एक तो मुंदेरा बाजार, मुंदेरा बाजार का नाम चेंज करके चोरा चोरी कर दिया, और तेलिया अफगान का नाम चेंज करके तेलिया शुक्ला कर दिया है। तेलिया अफगान का तेलिया शुक्ला, मुंदेरा बाजार का चोरा चोरी कर दिया है। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब ये दोबारा हम देखते हैं कौन कौन से नाम अभी चेंज हुए। एक तो हुआ होलोंगी एयरपोर्ट का डोनगी पोलो, उसके साथ साथ पाताल पानी रेलवे स्टेशन का तात्या भिल, औरंगाबाद शहर का संभाजी नगर, शिवामोगा एयरपोर्ट का बीएस येदुरप्पा एयरपोर्ट, राजपथ का कर्तव्य पथ, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस, यूपी के अंदर मुंदेरा बाजार का चोरा चोरी, तेलिया अफगान का तेलिया शुक्ला। ये सारे के सारे अभी हाल ही में नाम चेंज हुए हैं। ठीक है, देखो तो ये लेटेस्ट वाले मैंने सारे के सारे बता दिए जो अभी नाम चेंज हुए हैं। ठीक है, चलो तो ऐसे ही अच्छे तरीके से पढ़ते रहोगे ना तो पुराने वाले रिवाइज भी होते चले जाएंगे और नए वाले और भी पढ़ते रहोगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पर। और हमारा अगला पॉइंट क्या आता है, अगला न्यूज क्या आता है? वडोदरा, वडोदरा सिटी ऑफ गुजरात, गुजरात की वडोदरा सिटी हैज बिकम द सेकंड सिटी इन इंडिया, इंडिया की सेकंड सिटी बनी है टू सक्सेसफुली इशू द म्युनिसिपल बॉन्ड with the assistance of US Treasury Department Office of Technical Assistance. The 100 crore fund raised by the bond will be used for infrastructure development in Vadodara. ठीक है, देखो अब ध्यान से, वडोदरा की बात चल रही है। वडोदरा जो है कहां पर पड़ता है? गुजरात में। इसका जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, इन्होंने बॉन्ड इशू कर दिए। शायद तुमने पहले शुभम सर से थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कि बॉन्ड क्या होते हैं।
जब भी किसी को पैसे की जरूरत होती है, जैसे कंपनी के बारे में सुना होगा ना, और शेयर और बॉन्ड में तो डिफरेंस पढ़ ही रखा है तुमने, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि शेयर और बॉन्ड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। शेयर्स कंपनी इशू करती है, बॉन्ड भी कंपनी इशू करती है, बट बेसिकली ज्यादा तौर पर मोस्टली गवर्नमेंट इशू करती है ना। जब गवर्नमेंट को पैसे की नीड होती है वो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर देती है, गवर्नमेंट बॉन्ड, और कंपनी को पैसे की जरूरत होती है वो शेयर्स और डिबेंचर इशू करते हैं। ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है। अब यहाँ पर ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड इशू करने लग गए। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लगा कि हम जनता के सामने बॉन्ड इशू करते हैं, लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे और जो पैसा हमें आएगा उस पैसे से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर देंगे। तो वहां के डेवलपमेंट पर खर्च करने के लिए वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभी हाल ही में 100 करोड़ रुपीस फंड रेज किया है मार्केट से अपने बॉन्ड इशू करते हुए, ठीक है। और ऐसा करने वाला दूसरा शहर बना है वडोदरा। पहले पर किसने इशू किए थे? पुणे ने। तो मतलब फर्स्ट टाइम कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था पुणे, और सेकंड है वडोदरा। ये दो ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिन्होंने क्या इशू करे हैं? म्युनिसिपल बॉन्ड्स, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। म्युनिसिपल बॉन्ड वैसे तो पूरा बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या है, आप इतना सा याद रखो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बॉन्ड इशू किए, पहला पहला पुणे और दूसरा है वडोदरा, ठीक है। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गए। फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, और हमारा अगला पॉइंट क्या आता है? A total of 13 Indian state and 3 union territory along with the केंद्रीय विद्यालय संगठन and the नवोदय विद्यालय समिति जिसने MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ कि वो अपने स्कूल को पीएम श्री स्कूल में अपग्रेड करेंगे। पीएम श्री स्कूल, मोदी जी ने कहा है कि टीचर्स डे के अवसर पर कि हम जो स्कूल्स है ना, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बेसिकली सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल को पीएम श्री स्कूल में कन्वर्ट करेंगे। पीएम श्री स्कूल, ठीक है। पीएम श्री, श्री की फुल फॉर्म क्या है? स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम स्कूल्स में पीएम श्री स्कूल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखो अब बहुत सारे स्कूल्स को यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 14,500 स्कूल्स इंडिया के अंदर जो हैं उनको पीएम श्री स्कूल में कन्वर्ट करेंगे। अब पीएम श्री स्कूल में कन्वर्ट करने पे होगा क्या? सारे के सारे स्कूल्स डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जो है इक्विप्ड हो जाएंगे। मतलब सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां का एनवायरनमेंट है, वो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना जो, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू सारे के सारे स्कूल्स अपग्रेड कर दिए जाएंगे। इनिशियली 14,500 स्कूल इसमें अपग्रेड करने का प्लान है अंडर द पीएम श्री स्कूल योजना। कौन सी योजना है? पीएम श्री, श्री स्टैंड्स फॉर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। चलो तो ये भी पता चल गया। आगे चलते हैं एससीओ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना ने वर्चुअली होस्ट किया 21st मीटिंग एससीओ की, जो काउंसिल ऑफ हेड, या मैं बोल सकता हूं हेड ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग। हेड ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग को अभी हाल ही में किसने? चाइना ने होस्ट किया। इस मीटिंग में बात ये चल रही है, ये मीटिंग को चेयर किसने किया था? ये मीटिंग को चेयर किया था यहाँ पर किसने? चाइना के लिंग क्विंग ने। चाइना के लिंक चेयर्ड बाय द प्रीमियर ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ली क्विंग ने इसको चेयर किया। उसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया से कौन पार्टिसिपेट करने गया? एस जयशंकर जी। एस जयशंकर जी एससीओ की हेड ऑफ द स्टेट की, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की, हेड ऑफ द स्टेट की नहीं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए गए। कहां पर? चाइना। कुछ समझ में आया? नहीं, दोबारा सुनो। एससीओ पता है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में पड़ता है। एससीओ की ना दो मीटिंग होती है जो मेन लेवल की होती है। एक होती है हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग, एक होती है हेड ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग। अभी हेड ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग कहां पर हुई? चाइना में, जिसमें इंडिया की ओर से कौन रिप्रेजेंट करने के लिए गया? हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर बोल सकते हैं, एस जयशंकर जी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब एससीओ के बारे में सारे पॉइंट सुनो। सबसे पहला मैंने क्या बताया? हेड ऑफ द जो एससीओ है, एससीओ की दो मीटिंग होती है,
एक हेड ऑफ द स्टेट, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट की कहां पर हुई? चाइना में 2022 में, ठीक है, चाइना में 2022 में हेड ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हेड ऑफ द स्टेट और ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपको दिख रहा है। 2022 में हेड ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग चाइना में हुई, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट की कहां पर हुई थी 22 में? ये हुई थी उज्बेकिस्तान में। 23 की कहां पर होनी है? इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग 2023 में कौन से प्लेस पर होनी है? इंडिया में। ठीक है, ये पता चल गया। और एससीओ के बारे में तो सारे पॉइंट तुम्हें बता रखे, कौन कौन से। एससीओ की कल्चरल कैपिटल कौन सी बनी है, अभी एससीओ का फिल्म फेस्टिवल कहां पर हुआ है, एससीओ की कल्चरल कैपिटल वाराणसी बनी है, एससीओ का फिल्म फेस्टिवल अभी हाल ही में मुंबई के अंदर हुआ है, पता है ना। एससीओ का नया मेंबर देश कौन सा बना है? ईरान बना है। ये सारे पॉइंट ये देख लो, ईरान एससीओ का नया मेंबर देश बना, एससीओ का फिल्म फेस्टिवल अभी हाल ही में मुंबई के अंदर होना है, एससीओ की कल्चरल कैपिटल वाराणसी बनी है। ठीक है, दोबारा देखोगे, ये लो है अभी एससीओ की हेड ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग चाइना में, जो इंडिया की ओर से एस जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग एससीओ की जो 2022 में उज्बेकिस्तान, अगले साल 2023 में इंडिया में होनी है। ठीक है, ईरान नया मेंबर कंट्री बना है एससीओ का, एससीओ का फिल्म फेस्टिवल मुंबई के अंदर होना है, वाराणसी एससीओ की कल्चरल कैपिटल है। बस इतना सा पॉइंट। एससीओ का हेडक्वार्टर, नाम में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? झांग मिंग। क्या नाम है? झांग मिंग इसके प्रेसिडेंट हैं। किसके? एससीओ के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है सभी को सारे पॉइंट? चलो बढ़ते हैं फिर अपने अगले पॉइंट की ओर, और हमारा अगला पॉइंट क्या आता है। ठीक है, यहां तक उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होने वाला है। फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। देखो अगला पॉइंट आता है हमारा ये, द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कश्मीर। कश्मीर का जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है, उन्होंने मनाया क्या? सेफ्रॉन फेस्टिवल। सेफ्रॉन फेस्टिवल, सेफ्रॉन फेस्टिवल कहां पर? इन द करेवा ऑफ पामपोर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के अंदर जो पामपोर में करेवा है, वहां पर सेफ्रॉन फेस्टिवल अभी हाल ही में मनाया गया है। कौन सा फेस्टिवल? सेफ्रॉन फेस्टिवल। तो याद रखो, सेफ्रॉन की पैदावार को, सेफ्रॉन की प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में सेफ्रॉन फेस्टिवल हुआ। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। सेफ्रॉन फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। ठीक है, याद रखना है। अब किसकी बात चल रही है? जम्मू और कश्मीर की। तो सारे के सारे पुराने वाले पॉइंट कि जो किससे रिलेट करें? जम्मू एंड कश्मीर से। देख लो फर्स्ट पॉइंट, जम्मू और कश्मीर में वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो चिनाब रिवर पर बनाया जा रहा है रेसाई डिस्ट्रिक्ट में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। राजनाथ सिंह जी के द्वारा सस्पेंशन ब्रिज समझते हैं ना, वो दो ऐसे केबल्स पर खड़ा हुआ सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया? जम्मू एंड कश्मीर के रामबन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में अमित शाह जी ने अभी हाल ही में एक ट्राइब को यहाँ पर एसटी का दर्जा दे दिया, एक कम्युनिटी को, पहाड़ी कम्युनिटी को, पहाड़ी कम्युनिटी को किसका दर्जा दे दिया? एसटी का। एसटी का दर्जा दे दिया है पहाड़ी कम्युनिटी को जम्मू एंड कश्मीर की अमित शाह जी ने। ठीक है, उसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर पहला इंडियन यूटी बना है जो कंप्लीटली शिफ्ट हुआ है ई गवर्नेंस मोड पर। मतलब सारा जो इनका सरकारी काम है ऑनलाइन तरीके से ई गवर्नेंस मोड पर शिफ्ट होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर बना है। ये लो दोबारा सुन लो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में 5 पॉइंट। सेफ्रॉन फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चिनाब रिवर पर रियासी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर, बरेली के बरेली नहीं है बैली,
ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज, वेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन अभी हाल ही में यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने रामबन डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में किया है। उसके साथ साथ पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा मिल चुका है और इंडिया का पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी जो कंप्लीटली शिफ्ट हुआ ई गवर्नेंस मोड पर, वो कौन सा बना है? जम्मू एंड कश्मीर बना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट किससे रिलेट कर रहे थे? जम्मू एंड कश्मीर से, जो अभी आप लोगों ने देखे हैं। ओके, चलें अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाँ भाई, यहां तक सभी को सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। ओके, चलो देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। देखिएगा, अभी हाल ही में गूगल ने एक्वायर किया एल्टर एल्टर नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार स्टार्टअप 100 मिलियन यूएस डॉलर में एक्वायर कर लिया है ऑल्टर नाम का एक अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अवतार स्टार्टअप को अभी हाल ही में किसने एक्वायर कर लिया है? गूगल ने। क्यों एक्वायर किया? टू इम्प्रूव इट्स कंटेंट, गेम्स एंड compete with टिकटॉक। टिकटॉक के साथ अपने आप को compete करना चाहता है। टिकटॉक के साथ अपने आप को compete करने के लिए अभी हाल ही में गूगल ने किसको खरीद लिया है? एल्टर को खरीद लिया है। बस इतना सा पॉइंट याद रखना है, गूगल ने अभी हाल ही में एल्टर को खरीदा है। ठीक है, आगे देखो। Indian Postal Payment Bank has conducted India's first floating financial literacy camp, जिसका नाम रखा है निवेशक दीदी। निवेशक दीदी जम्मू एंड कश्मीर में अभी हाल ही में इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक ने फाइनेंशियल लिटरेसी पता है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों के बारे में नॉलेज देना, फाइनेंस के बारे में नॉलेज देना कि कैसे लोग बैंक के साथ कनेक्ट होकर ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी। और फाइनेंशियल लिटरेसी किसका पार्ट है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंक के साथ जोड़ना एट अ चीपर कॉस्ट, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन है। उसी का ही पार्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों को बैंकों की सेवाएं के बारे में बताना। ठीक है, उसी को ही बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक ने अभी हाल ही में निवेशक दीदी नाम से जम्मू और कश्मीर के डल लेक पर शुरू किया है, जो इंडिया का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप है। फ्लोटिंग, तैरता हुआ फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। मतलब क्या है? डल लेक में ना स्क्रीन लगा दी बड़ी बड़ी सी, स्क्रीन पर लोगों को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कैसे बैंकों के साथ कनेक्ट हो, कौन सी प्रधानमंत्री जनधन योजना है, क्या सुकन्या समृद्धि है, क्या अटल पेंशन है, उसके बारे में बता रहे हैं और लोग तैरते हुए उस स्क्रीन को देखते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो वही तो कैंपेन है। ठीक है, तो वही कैंप जो लगाया गया है, इंडिया का पहला फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक ने डल लेक जम्मू एंड कश्मीर में लगाया है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। और ये तो तुम्हें पता है इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, वैसे तो इंडिया में 11 पेमेंट बैंकों को लाइसेंस मिला था और 11 पेमेंट बैंकों में से सबसे सबसे जो सरकारी बैंक कह सकते हैं वो गवर्नमेंट बैंक सिर्फ आईपीपी था। ठीक है, आईपीपीबी ये गवर्नमेंट बैंक था। चलो आगे बात करते हैं फिर अगले पॉइंट की ओर। प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, 39th प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। ब्राजील के 39th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? लुइस इनिएको लूला डा सिल्वा। तो इतना सा नाम याद रख लेना, लुइस डा सिल्वा, लुइस डा सिल्वा। ठीक है, लुइस डा सिल्वा अभी हाल ही में बने हैं किसके? अभी कौन से देश के प्रेसिडेंट चुने गए हैं? ब्राजील के। तो याद रखिएगा, ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस डा सिल्वा, लुइस डा सिल्वा बनाए गए हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। लुइस डा सिल्वा कौन से देश के? ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया, ये तो सभी को पता ही है। उसके साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू हेड ऑफ द राइट विंग लिक्विड पार्टी। ओके, लिक्विड पार्टी जब अभी हाल ही में क्या बने हैं? 25th इलेक्शन जीते हैं और ये बनाए गए हैं क्या? ये बनाए गए हैं कौन से देश के नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू कौन से देश के अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं?
तो यहाँ पर पता चल गया आपको, वो बने हैं प्राइम मिनिस्टर इजराइल के। इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर पहले भी यही थे, फिर बीच में थोड़े समय के लिए हट गए थे, अब ये दोबारा इलेक्ट हो गए, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। तो याद रखिएगा बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? इजराइल के। लुइस डा सिल्वा कौन से देश के प्रेसिडेंट बने हैं? ब्राजील के। ठीक है, ब्राजील और इजराइल में कंफ्यूज नहीं होना है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल और लुइस डा सिल्वा ब्राजील। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आता है हमारा अपॉइंटमेंट से शुभ्रकांत पांडा। ओके, SUBHRA, शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा अभी हाल ही में MD बने हैं इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉय लिमिटेड। इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉय लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो आने वाले टाइम में नए प्रेसिडेंट होने वाले हैं फिक्की के नए प्रेसिडेंट। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, जो अभी हाल ही में इसी ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आने वाले टाइम में ये जो शुभ्रकांत पांडा हैं, शुभ्रकांत पांडा जो फिक्की के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। फिक्की के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं कौन? शुभ्रकांत पांडा। याद रखिएगा शुभ्रकांत पांडा किसके? फिक्की के, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है? शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा। ठीक है, चलो तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई। और उसके साथ साथ ये तो पॉइंट आपको पता ही है। हाँ भाई, श्याम शरण नेगी जी, ठीक है, इंडिया के पहले वोटर जिन्होंने पहला वोट डाला था स्वतंत्र भारत में पहली बार 1951 के जनरल इलेक्शन में इन्होंने वोटिंग की थी। इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। इनका नाम आपको याद रखना है, श्याम शरण नेगी। कौन से प्लेस से थे ये भी आपको पता है, हिमाचल प्रदेश से इंडिया के पहले वोटर श्याम शरण नेगी, जिनकी अभी हाल ही में 106 साल की उम्र में डेथ हुई है। याद रखिएगा, जिनकी अभी हाल ही में 106 साल की उम्र में डेथ हुई है, श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी नाम याद रखिएगा इस पर्सनैलिटी का। और ये पर्सनैलिटी को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था 2014 में, श्याम शरण नेगी जी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के बारे में तो वैसे मैंने आपको सारा पॉइंट बता ही रखे हैं कि हमारे देश में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, है ना। ये सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को बता रखे हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। ओके, चलो आगे बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की। और वो वोटर डे भी याद रखना आप लोगों को। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अगले पॉइंट पर चलते हैं। 7th एडिशन ऑफ फीफा अंडर 17। सभी को पता है फीफा अंडर 17 की बात करें, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात चल रही है, जो इंडिया के अंदर भुवनेश्वर के अंदर ओडिशा में जो कलिंगा स्टेडियम है वहां पर, उसके साथ साथ मारगांव गोवा में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर, उसके साथ साथ नवी मुंबई महाराष्ट्र में DY पाटिल स्टेडियम के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। किसे? 7th इंडिया फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, ठीक होगी बात। अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप का आयोजन अभी हाल ही में ये 3 प्लेसेस पर किया गया, गोवा के अंदर, ओडिशा के अंदर और मुंबई के अंदर। 18 से लेकर 30th ऑफ अक्टूबर तक ये चला। और इसके अगर मैं विनर की बात कर लेता हूं तो स्पेन इसमें जीता। किसको हराकर? कोलंबिया को हराकर स्पेन जीता है। कोलंबिया को हराकर इसमें स्पेन जीता है। इसका मास्कोट याद रखें, ईबा। इसका मास्कोट IBHA, ईबा हो गया मास्कोट। स्पेन की बात चल रही है तो स्पेन जीता है किसको हराकर? कोलंबिया को हराकर, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो याद रखिएगा, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले तो इसके ऊपर कंडीशन लगी थी कि फीफा ने बैन लगा दिया था इंडिया पे, लेकिन बाद में बैन को हटा दिया था। ठीक है, फीफा के हेड कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। ठीक है, और फीफा का जो वर्ल्ड कप है, मेंस वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? कतर के अंदर हुआ है।
ठीक है, मेंस वर्ल्ड कप कहां पर हुआ, कतर के अंदर हुआ है, ये भी आप लोगों को पता ही है फीफा के बारे में, ठीक है। चलो फिर चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आता है इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम, जिसके कप्तान उत्तम सिंह जिन्होंने अभी हाल ही में सुल्तान ऑफ जोहर कप जीता है, सुल्तान जोहर कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद, इंडिया की जूनियर मेंस हॉकी टीम ने अभी हाल ही में कौन सा खिताब जीता है, वो जीता है सुल्तान जोहर कप। सुल्तान जोहर कप किसने जीता है, इंडिया ने जीता है, ठीक है। हुआ कहां पर था, मलेशिया में। जीता किसने, इंडिया ने। हराया किसको, ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जोहर कप मलेशिया में हुआ, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है, ठीक है। और अगर याद रखना चाहो टॉप गोल स्कोरर कौन थे, टॉप गोल स्कोरर जो थे, जिनका नाम क्या है, इंडिया के श्रद्धानंद तिवारी और उसके साथ साथ प्लेयर ऑफ द मैच जो बने, वो कौन से बने, वो बने सुदीप चिर्माको प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। टॉप गोल स्कोरर वो कौन बने हैं, श्रद्धानंद तिवारी। किसमें, ये सुल्तान जोहर कप में। कहां पर हुआ, मलेशिया में। किसने जीता, इंडिया ने। किसको हराकर, ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है, ठीक है। चलो उसके साथ साथ यहाँ पर मैक्स वेरस्टप्पन की बात चल रही है, जो रेडबुल की गाड़ी चलाते हैं। उन्होंने अभी हाल ही में कौन सा खिताब जीता है, मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्री। इसकी ना मैं पूरी लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, कौन सी मैक्सिको सिटी, बहरीन ग्रैंड प्री, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री, मतलब जो भी ग्रैंड प्री अभी इस साल के 2023 के 22 के लास्ट के और 23 के स्टार्टिंग के सारे आप लोगों को जैसे ही लिस्ट आपकी अपडेट होती है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और अगला जब भी कोई क्वेश्चन ग्रैंड प्री से रिलेट करता होगा वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। और तुम्हें ये तो पता है ग्रैंड प्री, ग्रैंड स्लैम और ग्रैंड मास्टर में क्या फर्क होता है। ग्रैंड मास्टर तो चेस में होते हैं, ग्रैंड स्लैम टेनिस में होते हैं, और ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस होती है मर्सिडीज की, फरारी की, ठीक है। और अभी हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्री मैक्स वेरस्टप्पन ने जीती है, ओके। चलो आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की ओर। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने लॉन्च किया हरित आयकर इनिशिएटिव अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे पता है ना, सभी को पता है। यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता है। सर राष्ट्रीय एकता दिवस हमारे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में मनाया जाता है। तो उन्हीं की याद के उपलक्ष्य में नेशनल यूनिटी डे वाले दिन आईटी डिपार्टमेंट ने शुरू किया हरित आयकर इनिशिएटिव, जिसमें इनको ने मेन मोटिव क्या बनाया, हरित के फुल फॉर्म से ही पता चलता है। हरित के फुल फॉर्म है हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स, हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि जितने भी इनके डिपार्टमेंट है ना, उन डिपार्टमेंट के अंदर ग्रीन कवर को बढ़ाएंगे, वहां पर पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे। तो अपने डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग्स है उनको ये ग्रीन बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है। अपने डिपार्टमेंट के बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग बनाएंगे, वहां पर पेड़ पौधे लगाएंगे। यही इनका हरित आयकर इनिशिएटिव है। हरित के फुल फॉर्म हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स, ठीक है। चलो ये भी पता चल गया। अब बात करते हैं हम कुछ देश से रिलेट करते हुए। देखो भाई, इन द 7 स्टेट इन इंडिया, 7 स्टेट, कौन कौन सी 7 स्टेट, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उसके साथ साथ केरला, कर्नाटका, पंजाब, मध्य प्रदेश, उसके साथ साथ 2 यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप और पुडुचेरी, जो 1 नवंबर को अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं। ये देख लो, 7 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी का फाउंडेशन डे 1 नवंबर को होता है। 7 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज, 7 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज, जिसका फाउंडेशन डे 1 नवंबर को होता है। अब इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल लिखी है। वैसे केरला की बात करें तो केरला कब बना था, 1956 में। 1956 में केरला बनाया गया था। उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश भी 1956 में बना था, तेलुगु भाषा के आधार पर, ठीक है, तेलुगु भाषा के आधार पर उसको बनाया गया था।
उसके साथ साथ कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक भी 1956 के अंदर ही बनाया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश भी 1956 में ही बनाया गया था और छत्तीसगढ़ जो बना था वो बना था 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ 2000 में बना था। फिर हरियाणा पंजाब 1966 में बने थे। हरियाणा और पंजाब के दो हिस्से हो चुके थे, ठीक है, दो हिस्से होकर एक हरियाणा बना था, एक पंजाब बना था 1966 में। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी के रूप में, ठीक है, इंडियन स्टेट 1956 लक्षद्वीप यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था। पुडुचेरी की बात चल रही है, यहाँ पर इनको लिबरलाइजेशन यहाँ पर मिली थी। लिबरलाइजेशन डे पुडुचेरी का भी कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। देख लो ये सारे के सारे 1 नवंबर के बने हुए हैं। ये कितने स्टेट्स हैं? 7 स्टेट्स हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं। 7 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी हैं। वैसे तो आप जब पॉलिटी पढ़ोगे थोड़ी सी, तो पॉलिटी में ना एक स्टेट फॉर्मेशन का चैप्टर भी होता है। कौन सा स्टेट कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर बने थे। सबसे पहले स्टेट रिकंस्ट्रक्शन एक्ट पास हुआ था। फिर एक थे जिनका नाम था श्री राम अल्लू, उन्होंने अनशन कर दिया था, स्ट्राइक कर दी थी, उनकी डेथ हो गई थी। और फिर तो मतलब पहला पहला भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश स्टेट बना था। वो पूरी एक कहानी है जो बहुत ही मजेदार है, पॉलिटी में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी। तो इसमें तो बस इतना बता दूं कि 7 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी हैं जो 1 नवंबर को अपना क्या मनाती हैं? एस्टेब्लिशमेंट डे मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कैंसर अवेयरनेस डे। कैंसर अवेयरनेस डे की अगर बात करें तो ये 7 नवंबर को मनाया जाता है कैंसर अवेयरनेस डे इंडिया में। कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो चुका है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। उसके साथ साथ सीवी रमन जी की याद में सभी को पता ही है, सीवी रमन जी की याद में यहाँ पर, वैसे तो सीवी रमन जी की याद में तो सर साइंस डे मनाते हैं, है ना, ये तो हमें भी पता। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। फिर हम क्वेश्चन कौन से पढ़ रहे हैं? ये तो नवंबर के पढ़ रहे हैं ना। तो 7 नवंबर को इनकी कौन सी एनिवर्सरी होती है? बर्थ एनिवर्सरी। बर्थ एनिवर्सरी को ऐसा कोई स्पेशल डे नहीं होता, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी को डे नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज मत हो ना, 7 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। किसकी? सीवी रमन जी की। पहला पहला नोबेल पुरस्कार कह रहा हूँ यहाँ पर, नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनको। और भारत रत्न 1954 में सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, 3 ऐसे पर्सनैलिटी थे जिनको पहला पहला भारत रत्न मिला था। ये तो सभी को पता ही है। लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 7 नवंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। और फिर 28 फरवरी को जिस दिन साइंस डे मनाते हैं इनकी याद में, तो वो क्या होता है? उस दिन इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, ठीक है, उस दिन इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिस कारण से इनके याद में मनाया जाता है साइंस डे। और बर्थ एनिवर्सरी 7 नवंबर को होती है, किसकी? सीवी रमन जी की, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। और साथ साथ ये तो पता ही है ना, जो हमारा आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निकाल रहा है, सीबीडीसी, सीबीडीसी जिसका दूसरा नाम क्या है? डीजी, डिजिटल रुपी, डिजिटल रुपी। ये पूरी प्रोसेस अभी इसकी तैयार हो चुकी है और अब ये आगे बढ़ने वाला है और इसको लॉन्च किया जाने वाला है। सीबीडीसी याद रखनी है बस फुल फॉर्म, आरबीआई निकाल रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो थे वो थे नवंबर के वीक 1 के। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में नवंबर वीक 2 की, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ जो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसे प्रॉपरली तरीके से समझना है, देखना है। और जो बार बार रिवाइज कराने वाली स्ट्रेटेजी है ना, इसको अपने माइंड में खुद ही सेट करो कि बार बार वही पॉइंट हम रिवाइज करते चले जाएं और हमारे दिमाग में वो चीजें नई से नई आती चली जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन, नए सेशन के साथ, नए करंट अफेयर के साथ, नवंबर वीक 2 के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल।